Gajma, thank you for joining. It's great to kind of talk about your work that you started 2 years back in Andaman. Risk management is something that has to do with people directly, which is human behavior. कहीं ना कहीं क्या होता है कि हम सब अपने काम में बहुत व्यस्त होते हैं और हमें मौका नहीं मिलता कि हम कुछ बड़ा करें अपनी लाइफ को छोड़ करके। हम अपनी कैपेसिटी में करते हैं, लेकिन हमें ये समय नहीं मिलता कि हम चीज़ों को उस स्तर पर करें जिस स्तर पर हम करना चाहते हैं या कर सकते हैं। कम से कम ये हमारी जिम्मेदारी मिलती है कि जो लोग कर रहे हैं उनको हम इनकरेज कर पाए। इसी इरादे के साथ में हम आज बात कर रहे हैं। तो गरिमा, सबसे बड़ा सवाल कि कॉलेज की डिग्री की जगह पर ये काम करने का चुनाव करना, और दूसरा साथ में ये भी है मेरे लिए पर्सनली कि कैसे माँ बाप से इस बारे में लड़ाई की। कॉलेज की डिग्री वर्सेस एंडमन्स, एक्चुअली मैंने इसको कभी इस तरीके से देखा नहीं कि ये दोनों के बीच में चॉइस है। लाइफ में कुछ चीजें हम करना चाहते हैं, कुछ चीजें वहां तक पहुंचने के लिए एक रास्ता होती है। कॉलेज डिग्री इज ऑब्वियसली अ वेरी बिग ड्रीम, एक सपना होता है, स्पेशली व्हेन यू मेक इट टू वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस इन द वर्ल्ड। तो मुझे अभी भी याद है कि उस टाइम एडमिशन होने के बाद भी काफी सवाल थे दिमाग में, लेकिन एंडमन को लेके सरप्राइजिंगली इस तरीके के सवाल नहीं थे मेरे दिल में। मतलब एक फीलिंग थी कि जाना है यहाँ पे एंड जल्दी जाना है, लेट नहीं करना है। तो इट वाज बेसिकली एट द एंड कि वो फीलिंग को फॉलो किया। एंड उस पे थोड़ा इलैबोरेट करूँ तो फैक्ट, अगर मैं कॉलेज जाती भी तो भी मैं वापस आके यही काम करती, ये मेरे दिमाग में बहुत क्लियर था। तो आई थिंक कॉलेज छोड़ने नहीं छोड़ने वाली बात नहीं रहती इसमें। सेकंड, पेरेंट्स वाली लड़ाई वो अभी भी चल रही है। स्पेशली माय फादर, उनको ये काम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जब से मैं इस काम में घुसी, इन जनरल मैं जब डेवलपमेंट सेक्टर में घुसी तो उन्होंने पहली बार मुझे काफी गुस्से में बोला था, अगर ये करोगी तो घर मत वापस आना। कचरे के काम में जब मैं घुसी वुमेन्स राइट्स से, तो फिर उनको तो और भी ज्यादा गुस्सा है कि कचरे का कौन सा काम होता है। एंड उन्होंने मुझे सफाई वाला, कचरे वाली बुलाना चालू कर दिया था। एंड वो आज भी कंटिन्यूड है। तो जिससे आई थिंक हमें पता चलता है हमारी सोसाइटी में कचरे के काम को लेके आज भी कितना टैबू है, जो उस प्रॉब्लम का हिस्सा है। This required a certain kind of technical expertise that certain governments may or may not have. Yeah. So, I mean, what have you been observing while working with the government? Do they have such technical expertise? ये एक्सपर्टीज नहीं रहता है गवर्नमेंट के पास। टॉप लेवल पे जरूर रहता है, पॉलिसीज आती हैं, ऑफ कोर्स यू नो सेंट्रल मिनिस्ट्री के लेवल पे, वहाँ पे आई एम श्योर नॉलेज रहता है। बट जब आप एक डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो उस लेवल तक आते आते क्लैरिटी नहीं रहती है। सिविल सोसाइटी, नॉन प्रॉफिट्स, जो थर्ड पार्टीज हैं, उनका सबसे बड़ा रोल ये लैक ऑफ एक्सपर्टीज को इसको हटाने में एक बहुत बड़ा रोल है। कि गांव से शहर जाना पड़ता है बिकॉज हम प्रगति चाहते हैं, हम कुछ ऐसे चयन करते हैं विकल्पों का अपने जीवन में जिससे कि हम आगे बढ़ पाए। मतलब सोसाइटी में जो नॉर्म्स बने बहुत तगड़े वाले हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग नॉर्म्स। सो हाउ डू यू सी प्ले इट आउट इन योर ओन लाइफ? वो गांव वाला एक्सपोजर एंड लेटर स्कूल जयपुर का एक्सपोजर वो समथिंग जिसकी वजह से मैं विमेन्स राइट की तरफ पुश हुई थी। मेरी मॉम आज भी पूरे गांव में एक ही लेडी है जो घूंघट नहीं करती है, बाकी गांव में सब घूंघट करते हैं। तो छोटी उम्र में ये चीजें समझ नहीं आती हैं, पर आप नोटिस करते हैं कि कुछ अलग है। So कुछ in a lot of ways my parents were very progressive, but they still are also very worried because ये फील्ड में कोई स्टेबिलिटी नहीं है। मेरे को नहीं पता कि अब मैं ये प्रोजेक्ट कर रही हूँ, कितना टाइम मैं इसे फंड कर पाऊंगी, गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट कितना टाइम चलेगा नहीं चलेगा, CSR ग्रांट्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे। इन चीजों को लेके पेरेंट्स की तरफ से काफी टेंशन रहती है। अदरवाइज आई थिंक लड़की होते हुए काम करने के भी कुछ अटपटे चीजें होती हैं। जैसे एंडमन्स में मेरे को एज अ कंसल्टेंट लिया गया था, तो न्यूज़पेपर में ये आया था कि मुझे मेरी लुक्स की वजह से हायर किया है और मुझे काम के बारे में कुछ नहीं आता है।
एंड मैं बस एक टूरिस्ट थी जो आ गई और मुझे ऐसे ही जॉब दे दी है. बट द पॉइंट इज आई कैन बी 200% केयरफुल, बट इट people will still say things. ये बताओ, हम जिस शहर में अभी हैं वहां तो क्या होता है ना, प्लास्टिक की जब बैन की बात आती है हम लोग जुगाड़ निकाल लेते हैं, कुछ ना कुछ जुगाड़ मिला के मतलब यूज तो करना ही है. तो आपके यहाँ पे क्या हाल है अंडमान में इस बात का? बिकॉज प्लास्टिक हैज टू डू a lot to do with the waste management part. Yes, and I will also link it to लोग कई बार मुझसे सवाल पूछते हैं, एंड इन जनरल लोगों के दिमाग में सवाल होता है कि अगर प्लास्टिक रिसाइकल हो सकता है तो बैन करने की जरूरत क्या है, आप यूज करते रहो, उसको रिसाइकिल करते रहेंगे, इशू क्या है? सारा प्लास्टिक रिसाइक्लेबल नहीं होता है, इसके अलग अलग कारण होते हैं. फॉर एग्जाम्पल जो चिप्स, लेज, कुरकुरे, बिस्किट, ये सारी जो पैकेजिंग है ये रिसाइक्लेबल नहीं है. इसका एक स्टॉप गैप टेम्पररी सोल्यूशन है कि सीमेंट की फैक्ट्री में जो फ्यूल है, कोयला फ्यूल है, जो भी है, उसके साथ इसको डाल देते हैं. दिस इज द ओनली सोल्यूशन दैट वी हैव, एंड दिस इज नॉट अ बेस्ट प्रैक्टिस, बट और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास. तो रिसाइक्लेबल प्लास्टिक बहुत मतलब कम है, एंड सेकेंड जो रिसाइक्लेबल है वो भी बार बार रिसाइकल नहीं हो सकता है, एक लिमिट होती है उसको. एंडेमन्स की जहां तक मैं बात करूंगी, एंडेमन्स में आई थिंक पूरे देश में एंडेमन्स जैसा बैन नहीं है. आज के टाइम पे एंडेमन सरकार ने एक काफी प्रोग्रेसिव स्टेप लिया है, काफी बोल्ड स्टेप लिया है, जिसमें सरकार ने ये डिसाइड किया कि हम क्योंकि प्लास्टिक को यहाँ से निकालना इतना मुश्किल है तो हम इसका प्रोडक्शन को डायरेक्टली टैकल करेंगे. एंड 2 लीटर से नीचे, चाहे पानी की बोतल है, दारू की बोतल है, सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल है, वो नहीं बिकती है. एंड ये मैं अटेस्टेड कह रही हूँ कि लॉकडाउन से पहले जब तक मैं वहां थी ये प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हुआ था. आपको 2 लीटर से नीचे की बॉटल कहीं नहीं दिख रही थी. कोई भी सरकार के लिए ये करना, आई थिंक इट्स नियरली इम्पॉसिबल. मतलब मैंने बहुत कम जगह ऐसी देखी हैं जहाँ पे किसी भी तरीके के प्लास्टिक बैन इस तरीके से इम्प्लीमेंट हुआ होगा. You mentioned a little bit about the taboos that women face, the barriers that women face in the while growing up. तो मैंने जैसा मैं जानता हूँ कि कुछ ट्राइबल फैमिलीज में ऐसा भी होता है जहाँ पे विमेन फैमिली को कमांड करती हैं मैन की जगह पे, जहाँ पे विमेन लीड रोल में होती हैं. मैंने काम किया है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में जहाँ पे वुमेन बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट तरीके से काम करती हैं और अपनी जीविका चलाती हैं, इंडिपेंडेंट हो जाती हैं. तो एक तो सिंपल सा मेरा समझ के लिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हम सबकी समझ के लिए, कि क्या इंडिपेंडेंस आने के बाद में वो बैरियर्स काफी हद तक कम हो जाते हैं, एंड इन दैट केस वी रिकमेंड आवर जूनियर्स और वुमेन आवर पार्टनर्स टू बिकम इंडिपेंडेंट फर्स्ट. एंड आई एम आस्किंग यू बिकॉज यू वर्क विद दिस ऑर्गेनाइजेशन इन आई थिंक अहमदाबाद, सेवा सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन, इफ आई थिंक आई एम नॉट रॉन्ग. And you stayed there for a while. So how was your experience of working with those women who were like leading the field, who were working at the grassroots, on the fields, commanding things? And दोनों को अगर जोड़ के अगर मुझे बता पाओ कि how was your learning there and what do you think about the women in general? क्या मैसेज है उनके लिए आपका? तो ये इंडिपेंडेंस का जो सवाल है, एंड आई एम अज्यूमिंग व्हाट यू मीन इज क्या एक औरत को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस लार्जली ले लेनी चाहिए बिफोर setting out to do something major, is that correct, or you generally mean independence? Actually I mean generally okay. तो generally तो independence बहुत बड़ा हो गया, फिर तो independence from every मतलब there's so many things, but ये ना अलग अलग लेवल पे है. सेवा में काम करते करते एंड वाईएफ में मिहिर शाह की क्लासेस में जो एक मैंने बहुत इम्पोर्टेंट चीज रियलाइज करी थी कि जो फेमिनिज्म की बात किताबों में हो रही है एक लेवल पे, या जो यूजुअली मेरी क्लास मेरे इकोनॉमिक स्टेटस की औरत की बात है, एंड जो एक ऐसी औरत है जो शायद एक दलित है, कचरा चुन रही है, या कोई गांव में है, एक जिसके पास पैसे नहीं है, सबका इंडिपेंडेंस का लेवल अलग होगा, सबकी जर्नी अलग होगी, फाइट अलग होगी.
एक सपोर्ट सिस्टम ढूंढना जरूरी है। ये लड़ाई अकेले लड़नी बहुत मुश्किल है। आप सपोर्ट सिस्टम हो, फ्रेंड्स में कोई ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे जिस तरीके का काम तुम कर रहे हो, स्कूल स्टूडेंट्स के साथ, वहां से एक सपोर्ट सिस्टम बनाना उस तरीके, ये दिस इज वन थिंग, ये जो मैं कहना चाहूँ, लड़ाई ऐसा नहीं अकेले नहीं लड़ी जा सकती, बट एक सपोर्ट सिस्टम किसी तरीके का होगा तो आसान होगा। एंड एक जिंदगी है, किस लिमिट तक लड़ना है ये कोई और नहीं बता सकता। ये खुद के ही डिसीजंस, आपके चॉइसेस, आपके सर्कमस्टांसेस, आप ये डिसीजन ले पाओगे। लेकिन इसके लिए बेसिकली खुद के अंदर बहुत झांकना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि मुझे जिंदगी से क्या चाहिए, एंड उसको फिर बैलेंस करना होगा कि मेरे आसपास क्या है एंड मैं कितना फ्रिक्शन इसमें लगा सकती हूँ। शायद कोई कहे कि मैं ये 4 कदम ले सकती हूँ, कोई कहेगी कि नहीं मैं शायद ये 2 ही कदम ले सकती हूँ, कोई कहेगी नहीं मैं 20 कदम लूंगी आगे, मैं बिल्कुल ही सब तोड़ के निकल जाऊंगी। एंड द पॉइंट इज टू ट्राई एंड कीप ट्राइंग। सोसाइटी तो बहुत गिल्ट देगी, बट अगर हम खुद ही खुद को गिल्ट देने लग जाएंगे ना, तो फिर बैटल इज लॉस्ट। गरिमा, क्या लगता है जब लोग बोलते हैं कि ऐसा कोई तुम्हें ना कभी करता होगा कि यहाँ कचरे वाले कचरा काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ कभी कोई करता है क्या? टॉन्ट मारता है या ऐसा कुछ होता है? मारते हैं ना, सबसे ज्यादा तो मेरे डैड मारते हैं, बाकी तो ठीक है, इतना इश्यू नहीं है। मोस्टली फ्रेंड सर्कल वगैरह लोग समझते हैं। एंड पहले बहुत बुरा लगता था, बट अब मैंने प्रोजेक्ट का नाम ही कचरे वाले रख दिया, तो पॉइंट ही यही है कि आपको टॉन्ट मारना है, आप बिल्कुल मारिए। ये लीजिए भाई, हमारे प्रोजेक्ट का नाम ही हमारा प्रमोशन करिए हमारा, आप दिन भर जो टॉन्ट मार रहा है उसके बारे में ज्यादा पता चलता है, इसकी वजह से काफी चीजें हैं, एंड आई थिंक इट विल टेक टाइम, बट आई एम रियली glad I could talk to you today. जाते जाते मैं बस ये करूंगी, एंडमान के बारे में पूरे देश में कोई बात नहीं करता है। कुछ लोगों को पता है सुनामी आई थी 2004 में, कुछ बोलेंगे कि अब्रॉड है भाई, अपने देश में है भी नहीं, बट एक जगह है एंडमान, आओ घूमो, बट वहां पे कचरा मत करो, इनफैक्ट कम करने के तरीके ढूंढो।